हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2। कल जो चैप्टर पढ़ा था 6.1 नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, उसका लेक्चर नंबर 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था क्या, ऑडिट क्या होती है, ऑडिट करता कौन है, ऑडिट करनी क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑडिट का। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पहले ऑडिट कैसी होती थी और अब ऑडिट कैसी होती है। ठीक है, पहले कैसी होती थी ऑडिट, नैरो स्कोप जो आपका था वो मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था नैरो स्कोप तक। उसमें कुछ 3-4 डेफिनेशंस आई थी तुम्हारी, जिसमें उन्होंने बेसिकली तुम्हारे को ये बताया था कि पहले ऑडिट बहुत सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस करती थी। ठीक है, उसके अलावा अपन कंपनी में कुछ भी छानबीन नहीं करते थे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने तक का ही सोचता था ऑडिटर। अब अपन पढ़ेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। कोई चीज़ ब्रॉड होती है मतलब वो बहुत कुछ कवर करती है, मतलब वो नैरो नहीं है, वो बहुत कुछ कवर करती है, बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर आते हैं। ये होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो ऑडिट, अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे। देखो, जैसे जैसे ज़माना बदलता है ना, वैसे वैसे हर चीज़ को अपडेट करना ज़रूरी है। हर कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, अपडेट हो जाता है जैसे जैसे आपका ज़माना बदलता है। तो जैसे पहले आपका अलग तरीके से ऑडिट होती थी, पहले अलग प्रेफरेंस दी जाती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले था पहले के ज़माने में। अब लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कंपनी का हर एक एस्पेक्ट चेक करने की कोशिश की जाती है, कंपनी का एक एक पार्ट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अब ऑडिटर का मेन फोकस होता है। तो देखते हैं, अब ये पैराग्राफ आपको बोल रहा है कि जैसे जैसे आपके इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं वैसे वैसे आपका ऑडिट का जो कंसेप्ट है वो भी चेंज हो रहा है। आज ऑडिटिंग सिर्फ मेयर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, टुडे ऑडिटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू मेयर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेयर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ MERE, मेयर मतलब होता है सिर्फ, कुछ नहीं है, सिर्फ बस यही अपना फोकस है। तो अब ये कह रहे हैं कि आज के ज़माने में जो ऑडिटिंग है ना, वो मेयरली ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे फोकस नहीं रखती है। यहाँ मेन फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करने, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करने, उसके अलावा भी तो सोचो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ एक इंडिकेशन है, उसके अलावा भी तो इंडिकेटर्स होते हैं कि कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। तो मेयर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अब सिर्फ इतना ही फोकस नहीं है। इट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी बन चुकी है। अब इंडिपेंडेंट क्यों होती है ऑडिट, इन एक एक वर्ड का ना मतलब है। देखो, इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी जिसमें आप नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखते हो आजकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कंपनी की, क्योंकि उसमें नंबर इन्वॉल्व है। कंपनी के व्यवसाय यानी उसके रुपयों के बारे में जान रहे हो, कंपनी अपना पैसा कैसे मैनेज कर रही है, कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, कैसे कैसे कमा रही है, एसेट में कितना पैसा बंधा हुआ है, उधारी से कितना पैसा लिया हुआ है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका पूरा ओवरव्यू। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है कंपनी की, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन का क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो गया आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन कंपनी के पास जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो नॉन फाइनेंशियल जानकारी है कंपनी की, उसका क्या गारंटी है कि वो ठीक से काम कर रहा है, क्या गारंटी कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ वेल एजुकेटेड हैं, क्या गारंटी है कि कंपनी के जो कंप्लाइंसेस होते हैं, लीगल कंप्लाइंसेस वो कंपनी ठीक से कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स टाइम से जमा करा रही है, क्या गारंटी है इसका। ये सब चीज़ें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती ना। तो इसीलिए आप अब जो है टुडे आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। ये इंडिपेंडेंट क्यों होती है, देखो ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हो और आप उस कंपनी के ओनर के रिश्तेदार हो, उस कंपनी को जो चला रहा है उसके रिश्तेदार हो, तो क्या आपको लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट व्यू दे पाओगे,
इंडिपेंडेंट मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके और उसके बीच में क्या रिलेशन है, आप अपना प्रोफेशनल होकर ऑडिट करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी उससे क्या दोस्ती है, क्या जानकारी है, आप पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, फ्यूचर में आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको इतना पैसा देगा, वो सब चीज़ें साइड में रखो। इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल भी सोचना नहीं है आपको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से जा रहे हो कहीं पे भी ऑडिट करने, तो आपको सिर्फ एक ऑडिटर की हैसियत से ही ऑडिट करने जाना है, अगर मगर कुछ नहीं सोचना है कि आपके और उसके बीच में क्या रिलेशन था पहले से, एकदम इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करनी है। तो इंडिपेंडेंट अप्रेजल, अप्रेजल मतलब होता है किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना, यानी उसके बारे में सोचना, उसको एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना कि ये चीज़ सही है या गलत है, एक्यूरेट है कि नहीं है, इसका मतलब होता है अप्रेजल। तो इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है ये, ऐसी अप्रेजल एक्टिविटी, ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें आपको एकदम इंडिपेंडेंट होके, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड से ऑडिट करनी है। डजंट मैटर आपके बीच में और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, आप कितने सालों से उसको जानते हो। नाउ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत देख ली अपन ने, पर सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक से है तो नॉन फाइनेंशियल भी कंपनी की ठीक से ही चल रही होगी। इसलिए नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कंपनी का है, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के लीगल कंप्लाइंसेस, कंपनी का टैक्स पे करने का तरीका, ये सब चीज़ें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आती हैं। तो ये भी आजकल ऑडिटर का फोकस बन गया है। अब आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली जो आपके सीए लोग होते हैं जो ऑडिट करते हैं, ये उनका माई बाप होता है। सीएस का माई बाप होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यही उनको डिग्री देता है, ठीक है, कैसे ऑडिट करना है यही उनको बताता है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोला इन्होंने, एक तो ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिक क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपको कि सब कुछ एक साथ चेक करने की कोशिश करो या कुछ चेक किया कुछ छोड़ दिया, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करो, एक प्रोसीजर है, पहले ये चीज़ देखो फिर ये चीज़ देखो, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम के हिसाब से आपको ऑडिट करनी है, सिस्टमैटिक तरीका है एक ऑडिट करने का, उसी हिसाब से ऑडिट करनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन से ऑडिट करने के भी आगे पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट चैप्टर उसी के बारे में। तो कुछ गाइडलाइन से ऑडिट करने की, उनको फॉलो करो। तो सिस्टमैटिक तरीके से ऑडिट करनी है और इंडिपेंडेंट तरीके से करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके और कंपनी के ओनर के बीच में क्या रिलेशंस हैं, तो उसको साइड में रखो। इंडिपेंडेंट तरीके से आपको चेक करना है, क्या चीज़ को चेक करना है, क्या एग्जामाइन करना है, डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंसेस। यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा जो था ये फाइनेंशियल नहीं आया, ये जो रिकॉर्ड्स था सिर्फ ये थोड़ा सा फाइनेंशियल है, ये थोड़ी सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें से कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ फाइनेंशियल को इंडिकेट कर रही थी, एक तो डेटा और रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की तो बात कर रहे हो ना। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देखा, क्योंकि आजकल तो ऑडिट में अदर इन्फॉर्मेशन भी आती है, फाइनेंशियल तक सीमित नहीं है। तो स्टेटमेंट, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस, कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। भाई कंपनी को 10,000 का, सपोज करो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10,000 का सामान बनाने के लिए उसको 5,000 का यूनिट लगता है, 5,000 का इनपुट लगता है, लेकिन कंपनी 8,000 का इनपुट लगा रही है, तो कंपनी ठीक से ऑपरेट कर रही है क्या? 10,000 के सामान को बनाने के लिए जहाँ 5,000 का सामान लगना चाहिए था वहाँ वो 8,000 का सामान लगा रही है, यानी आप 3,000 वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे। तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन अच्छे से नहीं चल रहा। अब क्या ये चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप सिर्फ ये लिखोगे कि 8,000 का खर्चा हो रहा है, पर एक्चुअल में कितना लगना चाहिए था ये भी तो पता होना चाहिए ना पब्लिक को। ये सब आता है ऑपरेशन और परफॉर्मेंसेस में, कि कंपनी का ऑपरेशन कैसा चल रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा चल रहा है। In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination, collects evidence, evaluates the same, and on this basis formulates his judgment. अब ऑडिटर क्या करता है, किसी भी ऑडिट की सिचुएशन में, किसी भी कंपनी की ऑडिट वो करने जाता है तो वो क्या करता है, जो भी एग्जामिनेशन वो कर रहा है, एग्जामिनेशन करने के दौरान वो क्या करता है,
एविडेंस कलेक्ट करता है। एविडेंस मैंने आपको बताया कि क्या गारंटी है कि कंपनी ने ये चीज़ सही लिखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, गारंटी क्या है, उस चीज़ का गारंटी, उस चीज़ का प्रूफ एविडेंस काम करता है उसका, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस कलेक्ट करता है अपना व्यू देने के लिए, उसको इवैल्यूएट करता है, उस एविडेंस को इवैल्यूएट करता है, उस एविडेंस के बारे में सोचता है कि ये एविडेंस सच में ऑथेंटिक एविडेंस है कि नहीं है, कोई फेक एविडेंस तो नहीं है, वो चीज़ देखता है। और ये सब करने के बाद वो क्या करता है, एक जजमेंट बनाता है। जजमेंट, यहाँ जजमेंट का मतलब क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। उस जजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट से कन्वे करता है। उस जजमेंट को, जो भी उसने जजमेंट बनाया कि कंपनी ठीक से चल रही है या कंपनी ख़राब चल रही है, वो जजमेंट वो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पब्लिक को बताता है। उस ऑडिट रिपोर्ट में वो जजमेंट लिखता है। फिर उन्होंने बोला है ICAI के हिसाब से ऑडिटिंग इज द एक्यूमुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria। इसीलिए अब ऑडिटिंग सिर्फ मेयर चेकिंग ट्रांजैक्शंस की नहीं होती है ऑडिट में। ऑडिट इज नॉट मेयर चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब क्या होता है ऑडिट में, अब ऑडिट में आप एविडेंसेस का इवैल्यूएशन करते हो और एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज़ को आपस में इकट्ठे कर लेना, जोड़ लेना, ठीक है। तो इकट्ठे करते हैं इवैल्यूएशंस को और उनको समझते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और फिर क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश करते हैं। डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब रिलेशन, ये दोनों क्या रिलेशन है इनके बीच में, रिलेशन बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया और इंफॉर्मेशन के बीच में लिंक बिठाने की कोशिश की जाती है। आपने सोचा 5,000 का खर्चा ही होना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो एक्चुअल में 8,000 का खर्चा, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या था, एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया यानी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या था, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, वो क्या था, वो था तुम्हारा ये 5,000 का खर्चा। लेकिन तुमने इंफॉर्मेशन में क्या देखा, कंपनी कर क्या रही है, 8,000 का खर्चा। तो लिंक बिठाना है आपको कि जो होना चाहिए था और जो एक्चुअल में हो रहा है उसके बीच में एक लिंक बिठाना, ठीक है। ये भी आजकल ऑडिटर का ही काम है। चलो एक बार मैं ये सब आपको रब कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डेफिनेशन तुमको दे रखा है, ये डेफिनेशन मेरे को तुमको याद करवाना है। ये वो डेफिनेशन है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी अभी तक, ठीक है। ये ऑडिट की एक्चुअल डेफिनेशन है। आपसे कभी भी कोई भी ऑडिट की कोई भी डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। एग्जाम में ऑडिट की डेफिनेशन कोई पूछेगा, ये डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। बाहर कहीं जा रहे हो, कोई पूछ रहा है क्या करते हो तुम, क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम बोलोगे CMA कर रहे हैं, तो बोलेगा बताओ ऑडिट क्या होती है, तो ऑडिट की ये डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि मैम ऑडिट तो आपने बताया CA करता है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ऑडिट में मैंने आपको क्या बताया, ये धीरे धीरे आपको आगे लेकर जाएगा। ऑडिट में आपको क्या बताया मैंने कि ऑडिट मतलब क्या है, अकाउंट्स को चेक करना। और अब सिर्फ अकाउंट्स चेक नहीं होते, लेकिन अब अदर इन्फॉर्मेशन भी चेक होती है। तो कंपनी कॉस्ट ठीक से लगा रही है कि नहीं लगा रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 5,000 का खर्चा करना था, लेकिन वो 8,000 का खर्चा कर रही है। ये बात बताने के लिए CMA को हायर किया जाता है। तो कंपनी की एक तरीके की और ऑडिट होती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट जो होती है वहाँ पे तुम्हारा काम आएगा, वहाँ पे CA नहीं करेगा। वहाँ पे CA को मना किया हुआ है कि तुम नहीं करोगे। कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए वो कॉस्ट ऑडिट रिलेवेंट है, कॉस्ट ऑडिट रिलेवेंट है। लेकिन क्योंकि तुम इस ऑडिट के प्रोफेशन को जानना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए तुमको ये सब पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में भी तुम ऑडिट तो करोगे ना, तो ऑडिट होगी क्या ये ही नहीं पता चलेगा तुमको अगर, तो ये कैसे पता करोगे कॉस्ट ऑडिट कैसे होगी। तो इसलिए ऑडिट को पहले समझो, फिर कॉस्ट ऑडिट जो है वहाँ पे अपन आएंगे। तुमको पता होना चाहिए, तुम लोग जो हो कंपनी के CFOs बनते हो, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनते हो, तो तुमको पता होना चाहिए ये सब कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है और कंपनी की जो ऑडिट है वो कैसे होती है। एक कंपनी के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो इसलिए तुमको ये पूरा समझाया जा रहा है, इसलिए पहले ऑडिट को तुमको समझना ज़रूरी है। तब तुम आगे जाके देखोगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो है वो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, वहाँ पे तुम्हारे लिंक्स बिठाए जाएंगे पिछले चैप्टरों से। आते हैं अपने कंसेप्ट पे। ऐसे 200
ऐसे 200। ये जो डेफिनेशन है ये सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन है, लिख लो वहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आता है। ये सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन है, सब कुछ है इसके अंदर, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाली है। जो भी चीज़ हमको चाहिए थी ना, सब कुछ मिलाकर इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन में। अब देखो ये डेफिनेशन दी कहाँ है, ये भी याद करना ज़रूरी है। ये डेफिनेशन दी कहाँ है, ये डेफिनेशन दी है ऐसे 200। ऐसे 200 मतलब है, ऐसे का मतलब है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जैसे तुम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, वैसे ही तुम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हो कि ऑडिटिंग कैसे करनी है। ऑडिट करने की भी तो अपने तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अपन ने क्या पढ़ा था, ऑडिट सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। सिस्टमेटिक क्यों है, क्योंकि उसको ऐसे के हिसाब से करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। अपनी मर्जी से कुछ चेक कर लिया, कुछ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना ऑडिट करने की। तो वही गाइडलाइन आपको एसएस देते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा एसएस के बारे में ही है, 6.2 वाली यूनिट। उसमें आपको ना बहुत अच्छे अच्छे एसएस दे रखे हैं, वो एसएस एमसीक्यू में आते हैं, वो एसएस एमसीक्यू में आते हैं, वो मैं आपको स्टार मार्क कराऊंगी। और वो है असली याद करने वाली चीज़। एसएस याद करना इज़ वेरी बिग थिंग, याद होना चाहिए ऐसे। तो वो जो आपके ऐसे हैं ना, उसी में से एक ऐसे है, ऐसे 200। बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, 200, 200, फिर उसके बाद आप 210 देखोगे, फिर ऐसे करते करते आप 200 वाले सीरीज़ हैं, फिर 300 वाले सीरीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखोगे, वो जब अपन आएंगे तब देखेंगे उसमें। अभी इस पे देखो, उसी में से एक ऐसे है, ऐसे 200। ऐसे 200 इसका नाम है। ये क्या कहता है, ये बोलता है कि ऑडिट क्या होता है, ये बोलता है कि ऑडिट क्या होता है। इसमें लिखी है वो परफेक्ट डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके और कंपनी के बीच में क्या रिलेशन है, आप कितने टाइम से वहाँ के लोगों को जानते हो, वो आपको कितना पैसा देंगे, कितना कम पैसा देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आपको बोले कि आप कंपनी के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलो, हम आपको अच्छा पैसा दे देंगे, ये नहीं बोलना है, ये नहीं मानना है। सीधे बोलना है कि आप मेरे को पैसा जो दोगे वो तो बात हो चुकी है, और अब मैं जो बोलूँगा वो मेरा प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा। तो बी प्रोफेशनल वहाँ पे ऑडिट करने जब जाओ, बिल्कुल भी कंपनी के ओनर्स की बातों में नहीं आना है, ठीक है। उनसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, गिफ्ट वगैरह, क्योंकि वो बाद में आपको फिर बोलेंगे कि आप हमारा कंपनी के बारे में ओपिनियन अच्छा दे दो पब्लिक को। तो ये चीज़ में नहीं फंसना है, इंडिपेंडेंट रहो। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी चेक करोगे, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी चेक कर रहे हो, किसी भी एंटिटी का। एक चीज़ याद रखना, इन्होंने एंटिटी वर्ड बोला है, यहाँ पे कंपनी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। बच्चे गलती करते हैं एंटिटी और कंपनी के बीच में। तुम लॉ में वैसे तो पढ़ोगे, बट स्टिल मैं तुमको बता दूं, एंटिटी मतलब कुछ भी होता है। मैं भी एक एंटिटी हूँ, मैं भी एक एंटिटी हूँ, एंड ये बिल्डिंग है, ये भी एक एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंटिटी जो होता है वो ब्रॉडर चीज़ है। एंटिटी इज़ अ ब्रॉडर थिंग, और कंपनी सिर्फ उसका एक पार्ट है। हॉस्पिटल है, वो भी एक एंटिटी है, ठीक है। आपका रिलायंस है, रिलायंस कंपनी, वो भी एक एंटिटी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कंपनी नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी नहीं होती, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंटिटी है। तो हर इंस्टीट्यूशन एंटिटी हो सकता है, हर इंस्टीट्यूशन एंटिटी होता है, हर इंस्टीट्यूशन एंटिटी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी कंपनी हो, ज़रूरी नहीं है हर एंटिटी कंपनी हो। एंटिटी इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एंटिटी बड़ी चीज़ होती है, वाइडर टर्म है, और कंपनी सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी, उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंपनी है वो प्रॉफिट बनाने के लिए ही बनी है। फॉर एग्जांपल तुम अपने लॉ में पढ़ोगे एक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओज जो तुम्हारे होते हैं, जो कंपनीज कंपनी के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं वो एनजीओ वाली कंपनी होती हैं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, वो चैरिटी के लिए बनती हैं। उनको लोगों की मदद करनी है, ठीक है, उनको समाज सेवा करनी है, तो उसके लिए वो बनी है। तो ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं या नहीं कमाना चाहती है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑडिट जब करने जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है या नॉन प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है।
तो कोई भी कंपनी कोई भी एंटिटी जिसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का तुम क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो, वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक चाय वाले की दुकान है या फिर एक बड़ा रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइज, कंपनी के साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। लीगल फॉर्म, कंपनी उस एंटिटी का लीगल फॉर्म क्या है, एंटिटी का लीगल फॉर्म क्या है। लीगल फॉर्म मतलब वो कंपनी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम आगे पढ़ोगे ऑडिट में ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कि तुम ये अपने लिए ही बनती हैं, अपने मेंबर्स के लिए ही बनती हैं। ये उनके जो मेंबर्स हैं वही उसमें खाली बिजनेस कर सकते हैं और किसी बाहर वाले को इंक्लूड नहीं करती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तुम, कंपनी हो, या फिर तुम पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है। तो डजंट मैटर तुम्हारा लीगल फॉर्म क्या है, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और ये ऑडिट क्यों की जा रही है, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion, very important। मजे में ऑडिट करने नहीं आए हो, मजे के लिए ऑडिट करने नहीं आए हो भाई, ओपिनियन देना ज़रूरी है। जो ओपिनियन है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो ओपिनियन है, वो पूरे ऑडिट का एंड प्रोडक्ट है। आप ऑडिट कर ही इसलिए रहे हो ताकि लास्ट में बता सको कंपनी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट। तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, ओपिनियन तो देना है। तो ये पूरी ऑडिट क्यों कर रहे हैं अपन, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है, ताकि एक ओपिनियन दे सके कंपनी के बारे में ऑडिटर। समझ में आया। अब ये जो डेफिनेशन है मैं तुमको लिख कर बता रही हूँ, ठीक है। ये याद कैसे करना है पूरे ऑडिट में। देखो दो तरीके होते हैं ऑडिट में याद करने के। कुछ लोग होते हैं जिनको बोल के याद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको लिख के याद होता है। जिनको बोल के याद होता है वेरी गुड, ठीक है, और कोई आसान तरीका है ही नहीं। बोल के याद करो, सब कुछ अच्छे से याद होगा। अब बोलने के साथ साथ और क्या कर सकते हो, नोट्स की तरह आप याद कर सकते हो कि साथ साथ थोड़ा बहुत लिखते भी जाओ। लिखा हुआ जो होता है ना, आदमी कभी भूलता नहीं है, स्पेशली अपनी हैंड राइटिंग में। इसीलिए कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही है ना, तो उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करो। ऐसे 200 क्या बोलता है आपको ऑडिट की डेफिनेशन के बारे में, कि ऑडिट क्या है। ऑडिट ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब ज़रूरी नहीं है आपको फुल फॉर्म में लिखना। फुल फॉर्म में लिखना है तो बुक ही छाप लो, या फिर बुक का ही फोटोकॉपी करवा लो। फुल फॉर्म लिखना है तो, है ना। तो अपन यहाँ पे हाथ से लिख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए बस आपको। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना है ये, ठीक है। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने हैं, लेकिन याद करने का तरीका है ये खाली तुम्हारा। एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में। मैंने आपको क्या बोला था, कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। इसीलिए बीच बीच के वर्ड्स पे ध्यान मत दो, इंडिपेंडेंट जो आपके इंपॉर्टेंट वाले वर्ड है उन पे ध्यान दो। जैसे कि ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है, ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की है। डजंट मैटर वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं। एंटिटी अब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है। उसका साइज क्या है कंपनी का, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, साइज इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से तुमको याद करना है। समझ में आई ये डेफिनेशन, दिख रही है आई होप आप सबको। जूम कर दूं, जूम करूँगी तो ये हट जाएगा, इसको मुझे फिर वो हटाना पड़ेगा।
ठीक है। तुम चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो, या हाथ से बना लो, मैं तो कहती हूँ 2 मिनट रुक जाऊंगी मैं, हाथ से बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको याद करनी है चीज़ें, अगर याद नहीं होती हैं तो ऐसे 200 ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज़ का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी, ऑफ एनी एंटिटी। वो एंटिटी कैसी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। उसका साइज क्या है कंपनी एंटिटी का, फर्क नहीं पड़ता। वो एंटिटी लीगल फॉर्म क्या है उस एंटिटी का, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी। तो इस तरीके से दिमाग में तुमको ये सब वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वाले दिमाग में घुस जाएंगे। पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, क्या, ओपिनियन। तो ये सब यहाँ पे इस तरीके से लिख दो लास्ट में। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, तुम लोग ऐसे करके लिख लेना। क्यों करना है अपन ने, क्यों कर रहे हैं ये, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। अब क्या वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वर्ड मिस करने हैं ना, ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द, इज, प्रीपोजिशंस जो तुम लगाते हो, वर्ब जो लगाते हो, ये तो तुम कर ही लोगे ना। इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर ही लोगे अगर इतना याद हो गया तो, बस वही है। इंग्लिश का एग्जाम नहीं, ऑडिट का एग्जाम है, तो इंग्लिश खराब भी लिखोगे तो चलेगा, उसको शब्द दिखा देना खाली अपने कि शब्द हमको पता है, हम तो मॉड्यूल पढ़ कर आए हैं, ठीक है। विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का क्या कंक्लूजन है फिर। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का कंक्लूजन है दस, इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑडिटिंग इज अ holistic appraisal of all the relevant aspects, be it financial or otherwise, of an inquiry sought after a stated purpose। तो ऑडिट क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रेजल है। हॉलिस्टिक अप्रेजल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रेजल नहीं है ऑडिट, आजकल ऑडिट हॉलिस्टिक अप्रेजल होता है, ठीक है। तो ऑडिट एक हॉलिस्टिक अप्रेजल है आजकल। और हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ओवरऑल हर एक्सपेक्ट में चेक करो। वो जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना, खड़े होके दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, घूम के दिखाओ, नाच के दिखाओ, ये सब चीज़ें पूछते हैं ना, वैसे ही तुमको क्या करना है, कंपनी से पूछना है कि कंपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दो, सब कुछ बताओ अपने बारे में, सारे एक्सप्लेनेशन दो, सारे प्रूफ दो, सब कुछ उसके बारे में ज्ञान ले लो, और फिर तुम ओपिनियन दो कि कंपनी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। समझ में आया। तो हॉलिस्टिक अप्रेजल जैसे तुमको बोलते हैं ना कि बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब हर एक्सपेक्ट में वो अच्छा करें, डांस में भी अच्छे हों, वो पढ़ाई में भी अच्छे हों, गेम्स में भी अच्छे हों, तो ये होता है हॉलिस्टिक। ओवरऑल तरीके से, हर तरीके से बेटर होना चाहिए, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। और उसमें आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है, इन सब चीज़ों के लिए आपको इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की इंक्वायरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिट की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। अभी तक जब तुमने जितना कुछ भी डेफिनेशन में पढ़ा ना, उसको तोड़ के यहाँ पे बताया है। जितना कुछ भी डेफिनेशन में पढ़ा ना, उसी को तोड़ के यहाँ पे बताया है एसेंशियल फीचर्स में। एसेंशियल फीचर्स, कुछ ज़रूरी विशेषताएं ऑडिट के बारे में। तो अभी अपन ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। कुछ भी नया नहीं आएगा इसमें, कुछ भी नया नहीं आएगा। जो ऊपर डेफिनेशन पढ़े ना, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें ही आएंगी यहाँ पे। देखो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग आर एनिमरेटेड बिलो। इस पे भी स्टार लगा लेना। लास्ट के एग्जाम वाले दिन यही पढ़ना है। जो स्टार मार्क कराऊंगी ना एग्जाम के एक दिन पहले, वही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। बाकी सब तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड वाले पे स्टार लगाया है, ठीक है। An essential feature of auditing are enumerated below. It involves evaluation and verification of relevance, reliability, adequacy of evidence in support of verifiable information such as voucher, document and explanation. ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला फीचर ऑडिट में इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन होता है। इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ के बारे में एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएट करना, उसके बारे में सोचना, जांच पड़ताल करना। तो इवैल्यूएशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। अगेन वेरिफिकेशन मतलब भी सेम ही होता है, चेक करना, वेरीफाई करना कि सब सही है कि नहीं है। तो इवैल्यूएशन है और वेरिफिकेशन है किस चीज़ के बारे में,
किस चीज़ के बारे में? अबाउट द रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी। रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी मतलब, रिलेवेंस मतलब होता है जिस चीज़ की बात हो रही है वही चीज़ चाहिए, रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको ऑडिट की किताब तो ऑडिट का मॉड्यूल तो यहाँ पे खोल के दे दिया, पर यहाँ पे मैं तुमको कहानियाँ बताने लग गई, तुमको कुछ भी मैं कहानियाँ बताने लग गई, टाइम पास करवाने लग गई, तो ये क्या है? ये नॉन रिलेवेंट है। नॉन रिलेवेंट मतलब इससे मतलब ही नहीं है, हमको जो एग्जाम में आएगा हमको वो बताओ ना, वो होता है रिलेवेंस। तो जिस भी चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी से मांगनी है, वही इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है। तो जो पब्लिक को जिस इन्फॉर्मेशन से मतलब है वही इन्फॉर्मेशन आपने बताई है कि नहीं बताई है, जानकारी दी है कि नहीं दी है, ये चीज़ आप कंपनी से इंक्वायरी करते हो, इस चीज़ के बारे में कंपनी का इवैल्यूएशन करते हो कि जो पब्लिक को चाहिए वो बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। तो रिलेवेंस, रिलेवेंस है कि नहीं है। रिलायबिलिटी, जो बता रहे हो वो भरोसेमंद तो है ना, ये तो नहीं ना कि गलत बता रहे हो। भाई पब्लिक को तुम्हारा प्रॉफिट जानना है, कंपनी का प्रॉफिट जानना है, लेकिन प्रॉफिट ही गलत बता रहे हो तो ये रिलायबल नहीं होगा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट बताओ और रिलायबल बताओ, भरोसा भी किया जा सके उसके ऊपर, यानी कि सही बताना है। एडुकेट बताना है। एडुकेट मतलब जितना भी उनको नॉलेज चाहिए ना वो तुमको बताना है, जितना भी नॉलेज उनको चाहिए एडुकेट होना चाहिए उनकी जानकारी के लिए। तो ये आप इवैल्यूएट करोगे, वेरीफाई करोगे अबाउट द रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? रिलेवेंट, रिलायबिलिटी और एडिक्वेसी किस चीज़ का चेक करवा के देगा ऑडिटर? एविडेंस का। जो एविडेंस उसने लिया है ना, किस चीज़ का एविडेंस? जो एविडेंस उसने लिया है वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन का। जो भी इंफॉर्मेशन उसने देखी यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन उसने देखी कि कंपनी के सपोज करो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट का, कंपनी का सपोज करो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को प्रूफ करने का क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है कि कंपनी को सच में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है या 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है? ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए तुमको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, वेरीफाई करना है। किस चीज़ को? किस चीज़ को? उस एविडेंस को। जो एविडेंस तुम ले रहे हो अपने ओपिनियन को प्रूफ करने के लिए, जो एविडेंस ले रहे हो, कंपनी ठीक से चल रही है, इसकी इसका क्या एविडेंस है, वो प्रूफ क्या है, उस प्रूफ के लिए क्या करोगे? उस प्रूफ का रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और एडिक्वेसी चेक करना है उस प्रूफ का कि वो प्रूफ सही है। क्योंकि प्रूफ ही गलत हो गया तब तो ऑडिटर फंस गया। ऑडिटर ने बोल दिया कि मैंने तो ऑडिट कर ली, लेकिन जिस प्रूफ के हिसाब से, जिस एविडेंस पे बेस्ड उसका ओपिनियन था, वो एविडेंस ही गलत हो गया। इसलिए एविडेंस का रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी चेक करना है। ठीक है, वो चेक करना है। और कैसे चेक कर सकते हो? ये कैसे चेक कर सकते हो कि वो एविडेंस सही है, वो एविडेंस भरोसेमंद है? वाउचर्स चेक करोगे, वाउचर चेक करोगे, डॉक्यूमेंट चेक करोगे, एक्सप्लेनेशन चेक करोगे। वाउचर मतलब मैंने तुमको बताया रसीदें, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी रसीदें चेक करो। चेक करने के लिए जैसे मैंने तुमको बताया, तुम सामान लेने गए, ठीक है, ग्रॉसरी की दुकान पे, मम्मी ने बोला इतने पैसे खर्च हुए, प्रूफ दिखा, तो तुमने रसीद दिखाई कि देखो मम्मी इतने पैसे खर्च हुए, मैंने रखे नहीं है मेरी जेब में, च्युइंगम नहीं खाया उससे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? वाउचर, रसीदें चेक करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, पेपर चेक करो। कंपनी ने बोला, प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। कंपनी ने बोला हमने 1 करोड़ का रेंट पे किया है, हमने 1 करोड़ का रेंट पे किया है, P&L अकाउंट में दिखा दिया 1 करोड़ का रेंट। क्या प्रूफ है कि ये 1 करोड़ सही लिखा है उन्होंने? क्या प्रूफ है सच में कंपनी 1 करोड़ का रेंट दे रही है या उसको देना है? क्या प्रूफ है इसका? इसका प्रूफ है रेंट एग्रीमेंट। देखो रेंट एग्रीमेंट देखो, अगर रेंट में 1 करोड़ का रेंट दे रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, क्योंकि छोड़ नहीं सकते इसको, तो रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये रेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, इसको चेक करो और पता करो कि सच में कंपनी 1 करोड़ का रेंट उसको देना है कि नहीं दे रहा है, कहीं फालतू में तो ये खर्चा नहीं दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लो और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लो, कंपनी से पूछताछ करो कि माना आपने रेंट एग्रीमेंट देख लिया, लेकिन पूछो तो सही ये रेंट एग्रीमेंट आपने कब एंटर किया, किस पार्टी के साथ एंटर किया, ये रेंट एग्रीमेंट किस साल एंटर किया था, कितने साल का आपने ये रेंट एग्रीमेंट लिया है, कितने साल पे रेंट लिया है, ये सब चीज़ें पूछताछ करो। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में तुमको पूछताछ करनी है कंपनी के बारे में। दूसरी चीज़, ऑडिट क्या करती है? ऑडिट इज़ एनालिटिकल। ऑडिट एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, किसी भी चीज़ का बाल का खाल निकालना कहते हैं ना, वो होता है एनालाइज करना।
तो एनालाइज करना मतलब A to Z देखो कि वो चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, एनालाइज करो ये सच में होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। माना कंपनी ने 1 करोड़ का रेंट दे दिया और तुमने 1 करोड़ का जो रेंट था वो तुमने चेक कर लिया रेंट एग्रीमेंट से, पर ये तो पता करो कि कंपनी को ज़रूरत भी थी क्या वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की, वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने का नीड भी था क्या, या सिर्फ खर्चा दिखाने के लिए रेंट पे ले लिया है नाम के लिए और उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो एक्चुअल में, ज़रूरत ही नहीं थी रेंट पे लेने की। तो वो चीज़ चेक करो, ये चीज़ कहलाती है एनालिटिकल। एनालाइज करो कि सच में वो ट्रांजैक्शन ज़रूरी था होना या नहीं था। क्रिटिकल मतलब अपने व्यूज़ देना उसके ऊपर, क्रिटिक्स देना अपने उसके ऊपर। क्रिटिकल है, हर एक चीज़ देखने आए, छानबीन करनी है, ठीक है, छानबीन करनी है, क्रिटिकल होना है, एनालिटिकल होना है, क्रिटिकल होना है, इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो डिटेक्टिव देखते हो ना, डिटेक्टिव जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऐसे खड़ा रहता है हैट पहन के, इमेजिन हो रहा है, वो डिटेक्टिव बन जाओ तुम कंपनी के अब, ठीक है। वैसा इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू करो, वैसा कंपनी के बारे में छानबीन करो। किसके बारे में? कंपनी के अकाउंट्स के बारे में और उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी, क्योंकि अब ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं होती है, अब ऑडिट सिर्फ अकाउंट्स के बारे में नहीं है, अकाउंट्स के बियॉन्ड जाना है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देखनी है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल होती है ना, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंटरनल कंट्रोल मतलब होता है, मैंने तुमको बताया कि सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हम लोग मन में रखते हैं, ठीक है। तुम्हारा रूल बनाया कि तुम 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोओगे या तुम बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाओगे, तुमने अपने मन में सोची ये बात, तो तुमने खुद के लिए ये रूल बनाया है, ठीक है। तुमने ये रूल लिख के चिपका लिया कहीं पे कि बाहर का नहीं खाना मुझे, तो तुमने ये रूल बना लिया खुद के लिए। वैसे ही कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए भी तो वो अपने रूल बनाएगी ना, तो वो जो उसने रूल बनाए हैं वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने रूल बनाया, कोई भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी में 10 बजे के बाद नहीं आएगा, मेरी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय 10 बजे के बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंपनी के खुद के रूल्स रेगुलेशन है, ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो उसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये रूल सही तो बनाए हैं ना, या बनाया है इसलिए है ताकि कंपनी ठीक से ना चले, रूल बनाने हैं ताकि कंपनी ढंग से चले, ये होता है इंटरनल कंट्रोल। इसकी चेकिंग आप करोगे, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। द इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बिल्कुल आप जो भी कंपनी के बारे में ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए तो फाइनेंशियल हो गई, इंटरनल कंट्रोल देख लिए, एम्प्लॉय ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, एम्प्लॉय क्वालिफाइड तो है क्या काम करने के लिए, तो वो सब क्या आएगा, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आएगा। There should be a standard or criteria for evaluation of the information in a systematic and scientific manner. कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके पास, कोई स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया रखो, स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया रखो ऑडिट करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में हो रही है या नहीं हो रही है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे तुमको इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि कंपनी जो है 25,000 का कॉस्ट 25,000 का कॉस्ट लगाती है किसी भी चीज़ में। सपोज करो कंपनी जूते बनाती है, कंपनी की शूज़ की कंपनी है, ठीक है, शूज़ का बिजनेस है, तो शूज़ बनाने में 25,000 की कॉस्ट लगाती है, एक जूता बनाने में 25,000 रुपये लगाती है, ठीक है, बहुत महंगा है ना, बहुत महंगा जूता होगा, तो उसके लिए 25,000 का उसने लगाया, ब्रांडेड है सपोज करो, ठीक है। तो 25,000 उन्होंने कॉस्ट बनाया, लेकिन एक्चुअल में इतना लगना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा काम यहाँ पे 15,000 में हो जाता, 15,000 में जो काम हो जाता उसके लिए 25,000 की कॉस्ट लगा रहे हो, कंपनी के ऑपरेशन ठीक से काम नहीं करे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड है, 15,000 स्टैंडर्ड है तुम्हारा कि भाई बाकी कंपनी को तो 15,000 ही लग रहा है ना, तो तुमको क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड कह लो, ये होता है वो 15,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो एक स्टैंडर्ड रखो ऑडिट करने के लिए अपने पास कि भाई बाकी कंपनी का तो इतना खर्चा नहीं हो रहा, या बाकी कंपनी का तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा इतना कम क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑडिटर शुड बी कम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड। देखो ऑडिटर कैसा होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए। तीनों में फ़र्क है, तीनों में फ़र्क है। कम्पिटेंट मतलब होता है, सबसे पहले देखो बेसिक चीज़, क्वालिफाइड
क्वालिफाइड मतलब भाई ऑडिट कौन करना चाहिए, सीए करता है ऑडिट, ठीक है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कल, ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा, सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो ऑडिट करेगा। तो यहाँ पे आप सीए हो अगर तो क्वालिफाइड तो हो, इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्वालिफाइड तो हो ऑडिट करने के लिए, लेकिन आपने कभी ऑडिट की नहीं, आपने आर्टिकलशिप जो ट्रेनिंग होती है सीएस की वो डमी कर ली, तुमने डमी कर ली, तो उस केस में क्या कंपीटेंट हो क्या, कभी ऑडिट की नहीं और यहाँ पे ऑडिट करने आ गए सीए बनते ही, तो यहाँ पे तुम कंपीटेंट नहीं हो, कंपीटेंट नहीं हो। दूसरा, इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, माना क्वालिफाइड हो, कंपीटेंट हो, बस तुमको ऑडिट अच्छे से आती है, खूब साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, चाय पानी पिला दिया अगर तुमको तुम्हारे क्लाइंट ने तो तुम वहीं फिसल गए, तुम वही सोचे कि कोई बात नहीं, इनकी तो अच्छी अच्छी अपन इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दे देंगे, इनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे पब्लिक को, तो यहाँ तुम क्या हो गए, बिक गए। तो तुमको बिकना नहीं है तो इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है, क्या रहो, इंडिपेंडेंट रहो। तो तीनों चीज़ होनी ज़रूरी है, क्वालिफाइड तो होना ही है वरना कर ही नहीं पाओगे, कंपीटेंट होना भी ज़रूरी है, नॉलेज ही नहीं होगी तो करोगे कैसे ऑडिट, और तीसरी चीज़ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो मतलब ही नहीं ऑडिट करने का फिर तो। आगे, इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ, ओके, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो मैंने तुमको बताया था ना, सीए भी होना चाहिए और सीओपी भी होना चाहिए उसके पास, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, आईसीआई देती है, ये एक सर्टिफिकेट देती है कि जाओ तुम्हारे पास राइट है कि तुम एक फर्म खोल के कंपनी की ऑडिट करने बैठो, तुम्हारे पास हक है इस चीज़ का कि तुम कंपनीज की ऑडिट कर सकते हो, ये होता है सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी, ऑफ कोर्स अगर कंपनी कोई भी ऑडिट करवाती है, कोई भी कंपनी अपनी ऑडिट करवाती है ऑडिटर को हायर करके, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बढ़ जाएगी, पब्लिक कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करेगी, पब्लिक कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करेगी तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शंस बढ़ जाएंगे। ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन, पहले समझो असर्शन क्या है। असर्शन मतलब आप जब कंपनी से पूछने जाते हो, मैनेजमेंट से पूछने जाते हो कि तुम्हारी कंपनी ठीक से चल रही है क्या, तो मैनेजमेंट ने बोला सर हमारी कंपनी एकदम अच्छे से चल रही है, कुछ भी कंपनी में गलती हो ही नहीं सकती, ये मैनेजमेंट ने तुमको बोला, ठीक है, जो भी मैनेजर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं उन्होंने तुमको ये बात बोली, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, असर्शन दिया। असर्शन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, असर्शन मीन्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उन्होंने बोला कि हाँ कंपनी एकदम ठीक चल रही है। अब ऑफकोर्स कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो खुद थोड़ी बोलेगा, वो खुद थोड़ी बोलेगा कि वो कंपनी में फ्रॉड कर रहा है, तो वो लोग यही बोलेंगे कि हाँ भाई कंपनी तो ठीक ही चल रही है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन तभी पता चलेगी जब ऑडिट होगी। उन्होंने जो बात बोली, जो एक्सप्लेनेशन दिया कि कंपनी ठीक से चल रही है, वो सच में सही बात थी या नहीं थी, ये तो ऑडिट करने पे ही पता चलेगा ना। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एंटरप्राइजेस वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, अगेन डेफिनेशन से उठा लिया, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंटरप्राइज है, इंटरप्राइज यानी कि जो एंटिटी है, इंटरप्राइज और एंटिटी मतलब सेम चीज़ है, कोई भी बिल्डिंग है ना उसको तुम एंटिटी बोल सकते हो, कोई भी बिल्डिंग है उसको तुम इंटरप्राइज बोल सकते हो। तो कोई भी ऐसी एंटिटी या इंटरप्राइज वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ और नॉट, लॉ में ऑडिट करना उसकी ज़रूरी है या नहीं है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, आगे भी पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमारे एक्ट में जितनी भी एंटिटीज़ रजिस्टर्ड होंगी ना, यानी वो कंपनी बन गई अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई तो जो भी एंटिटीज़ हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड हुई वो कंपनी बन गई, कंपनी बन गई, उनको ऑडिट करवाना ज़रूरी है, उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। यानी अगर आप पान बेचते हो सपोज करो, फिर भी आप कंपनी हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो भी ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, डजंट मैटर आप छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, कंपनी हो ना, करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, करवाना पड़ेगा ऑडिट, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, आप 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो या 25 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो, डजंट मैटर, अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हो ना तो आपको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये लॉ खुद बोल रहा है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब लॉ ने खुद ही बोला है कि ऑडिट करवानी है। तो लॉ आपको ऑडिट करवाने को बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑडिट अगर कर रहे हो, मन से भी तो ऑडिट करा सकते हो ना, लॉ ने नहीं बोला मैं नहीं हूँ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूँ, मुझे ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मन है
कि मुझे करवानी है ऑडिट मेरी पार्टनरशिप फर्म की, कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हो। लॉ आपको बोलता है या नहीं बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये तो चेक करना ही है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, असर्शंस जो मैनेजमेंट ने असर्शन दिए वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये आपको ऑडिट से पता चलेगा ही, भले ही आप वॉलेंट्रीली करा रहे हो या फिर मैंडेटरी वाली ऑडिट करवा रहे हो। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कराओ, मैंडेटरी है तो करा रहे हो या फिर मैंडेटरी नहीं है तो करा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडिट में हमेशा आपको रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन बना सके विद रिगार्ड टू ट्रू एंड फेयर व्यू, और ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। ट्रू एंड फेयर व्यू तुमको याद होना चाहिए, ये जो शब्द है ट्रू एंड फेयर व्यू, स्टार मार्क कर रही हूँ, स्टार मार्क कर दिया, देख लो, इसको याद करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बहुत बार रिपीट होगा ये वर्ड, ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट होंगे या ऐसे शब्द जो तुमको एग्जाम में लिख कर आने हैं, इन शब्दों को मैं स्टार मार्क करूँगी, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू लिख कर आना है। ये पूरा टॉपिक वैसे तो मैंने स्टार मार्क किया है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सही चीज़ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का दे रहा है या नहीं दे रहा है। समझ में आया कंपनी के एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? कुछ भी नया नहीं था इसमें, कुछ भी नया नहीं था, जो ऊपर पढ़ के आए हो ना उसी का एक इन्होंने तोड़ के एक समरी दे दिया तुमको, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में आता है इसलिए इसको पढ़ना, ऊपर वाले जो डेफिनेशंस थे उनको छोड़ भी तो चलेगा। तो आज अपन ने क्या देखा, एक वो सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन जो बताई ऐसे 200 की, वो याद हो जानी चाहिए क्योंकि लिख के याद करवाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिटिंग जो है ये याद हो जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, जितना पढ़ाया है उसको याद करके आना। ऑडिट इज ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है, याद करना है तो याद कर आना। रीड कर लो, एक बार रीड करना सबसे पहले। क्या तरीका होता है ऑडिट पढ़ने का, सबसे पहले रीड करो और समझ जाओ उस पैराग्राफ को, जो भी टॉपिक ले रहे हो उसको एक बार रीड करो, समझ में आ गया। अब कोशिश करो उसको याद करने की। जैसे ये वर्ड है सबसे पहला जो आपका है फीचर, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे एज इट इज़ याद करोगे भाई? कुछ नहीं करना है, 3-4 शब्द उठाओ और उससे सेंटेंस बना लो। 3-4 शब्द मेन है उनको याद रखो और उससे सेंटेंस बना लेना। क्या बोल रहे हैं? ऑडिट इज इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या वर्ड ये पकड़ोगे? इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन शब्द पकड़ लो। किस चीज़ का? किस चीज़ का? एविडेंस का। एविडेंस का। उस एविडेंस का क्या देखना है? रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और एडिक्वेसी। उसके लिए क्या चेक कर सकते हो एविडेंस के नाम पे? वाउचर, डॉक्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। हाइलाइटर होगा सबके पास, इस तरीके से हाईलाइट कर लो इन शब्दों को और फिर सेंटेंस में फ्रेम कर लो इसको। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। चलो अभी जितना पढ़ा है उसको याद करके आना, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे तो मैं जिस तरीके से तुमको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ना, आधी चीज़ें तुमको यहीं याद हो जाएंगी, लेकिन दिमाग पे भरोसा मत करो। थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है कि आज पढ़ो कल सफ़ा हो जाता है, इसलिए घर पे रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसने घर पे रिवाइज़ कर लिया ना, वो एग्ज़ाम के एक दिन भी पहले अगर बुक उठाता है ना तो उसको सब कुछ याद आएगा, पूरी क्लास याद आएगी उसको। इसलिए घर पे जाकर पढ़ो, वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थ्योरी में क्या है, जो क्लास में पढ़ाया जाए घर पे जाके याद करो, उसको याद करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।